चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन, जो कि अब अपना नाम विश्व के कई सारे कीर्तिमानों के लिए लिखा चुका है, आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज ये हमारी 103वीं वेबिनार है, जिस पर हम बच्चों से संबंधित विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। आदरणीय अटल जी की पंक्तियां हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ समाधान की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में मुझको तो स्वीकार नहीं। इसी उद्देश्य के साथ ये पंक्तियां आज कही गई हैं। आप सभी को पता है कि आज पितृ दिवस भी है, तो आप सभी को वैश्विक पितृ दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। बालक जिस समाज में रहता है या जिस परिवेश में रहता है, उसका उसके जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। उसके आसपास के लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसके परिवार का माहौल कैसा है, जब वो बाहर खेलने जाता है तो उसके दोस्त कैसे हैं, या उसको समाज के और लोग किस प्रकार से मिलते हैं, इन सारी बातों से मिल करके उसके चरित्र का निर्माण होता है। या हम कहें कि समग्रता के साथ एक विकास की बात करें तो समाज की अहम भूमिका होती है। और जब मैं समाज की बात कर रहा हूँ तो हम भी उस समाज में हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स उसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य हों, या बाल कल्याण समितियों के लोग हैं, बच्चों के चरित्र निर्माण या बच्चों के निर्माण में हमारी भी अहम भूमिका हो जाती है। ऐसे क्या कारण हैं जिनको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। बालकों में अपराध के प्रति जो टेंडेंसी बढ़ रही है इन दिनों, उसके मनोसामाजिक और वैज्ञानिक पहलू क्या है, क्या वह चीजें हैं जिसकी वजह से बालक बचपन से ही उसकी तरफ अग्रसर होता चला जाता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज परेश पाठक जी जुड़े हुए हैं। पिछले 17 वर्षों से आप प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के साथ दक्षता मूल्यांकन एवं योग्यता उत्थान का कार्य कर रहे हैं। आपकी एक संस्था है DSPS, डॉक्टर सावित्रीबाई पाठक सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थान, आपकी माता जी के नाम पर इस संस्था का नामकरण किया गया है, आप उससे जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी ही प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, 52 जिलों में आप इन बच्चों के साथ मिलकर इन बच्चों के मनोसामाजिक पहलुओं पर काम करने वाले हैं। वे क्या वजह हैं कि बच्चे बाल्यावस्था से ही अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परेश जी से आग्रह है कि आप अपनी बात रखें, माइक अनम्यूट करके। आज का जो हमारा विषय है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी इन चिल्ड्रन टुवर्ड्स क्राइम, रीजन्स एंड रेमेडीज, इस पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं परेश पाठक जी को। नमस्कार सभी को, आप सभी को और खासकर चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज आप सारे विद्वान जनों के सामने मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ। और ये मेरे लिए भी एक बहुत गर्व का विषय होगा कि ऐसे एक समाज के साथ मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ जो किसी न किसी तरह से छात्रों से, बच्चों से, छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है। ये बात सही है कि बहुत हद तक हमने अभी तक जो कार्य किए हैं वो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर काम किए हैं, और हम उन चीज़ों का, उन परिस्थितियों का पता लगाते हैं जिसके कारण बच्चे धीरे धीरे क्रमशः मूल समाज से या शिक्षा से या अपने परिवारों से दूर हटते हैं और आखिर में समाज से बाहर जाते हैं, या आपको चाय की दुकानों पर या पान की दुकानों पर या इस तरह से भटकते हुए मिलते हैं। और उन कारणों का पता लगाने के लिए अभी हमारे पास अभी तक एक ही बड़ा प्लेटफॉर्म था, वो शिक्षक गण होते थे। और जैसा कि अभी शंकर जी ने बताया कि छात्रों के जीवन में जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ में जो माता पिता या गुरुजन, इनके साथ में हमने बहुत अधिक काम किया। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आज के बाद एक नया सिलसिला चालू होगा और हम आप जैसे लोगों के सानिध्य में और बेहतर कार्य कर सकेंगे। इस बातचीत को आरंभ करने के साथ में मैं पहले ये बताऊं कि मैं 3 भागों में ये बात करना चाहता हूं। पहला कि आज वर्तमान परिदृश्य क्या है हमारी नजर से, दूसरा कि आगे हम इसमें खुद किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और तीसरा समाज में ऐसा क्या नहीं हो पा रहा है, अगर वो होता तो हम और बेहतर दोनों, चाहे हमारे जैसे प्रयास करने वाले या जो आज स्टेक होल्डर्स होने के बाद भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो और ज्यादा लाभान्वित होते। तो मैं बातचीत अपनी शुरू करता हूँ, और बहुत ही सामान्य बात जो मैं बताना चाह रहा था कि एक तो परिवारों में आपने एक बात देखी होगी कि एक नई टेंडेंसी हमारे समाज में आई है
और वो है बड़े परिवारों का, संयुक्त परिवारों का या मिश्रित परिवारों का एकल परिवारों के रूप में टूटना। एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है कि पहले जिस तरह से संयुक्त और मिश्रित परिवार हुआ करते थे और जिसमें माता पिता के साथ में और तमाम लोग बच्चों को की देखभाल करते थे, बच्चा उन सब लोगों से बहुत कुछ चीजें सीखता था। परिस्थितियां ऐसी बनी बहुत सारे कारणों से, आर्थिक कारण भी, सामाजिक कारण भी और भी बहुत सारे कारणों से धीरे धीरे ये परिवार एकल परिवारों की ओर बढ़ने लगे। और इन परिवारों में होने के बाद माता पिता का ध्यान स्वाभाविक रूप से बच्चों के साथ में उतना अधिक नहीं होता था और माता पिता आज कोशिश करते हैं कि 2.5 से 3 साल की उम्र में ही बच्चों को स्कूल में या झूला घर में भेज। इसी तरह से इससे दूसरे का स्टेक होल्डर यानी कि टीचर्स का या शिक्षकों का उनके साथ में आना शुरू हुआ। अब जो आज हमारा शिक्षा का मूल भाव है उसमें कुछ ना कुछ सिखाना, कुछ ना कुछ बताना, इसको महत्ता दी गई है। अगर अपन उस छोटे से बच्चे की बात करें तो हम उस छोटे से बच्चे को ABCD है या राइम्स है या कलर्स हैं या जानवर हैं, हम कुछ भी उनको सिखा देना चाहते हैं। समस्या तब आती है जब हमें ऐसा लगता है कि हम जो सिखा रहे हैं वही शिक्षा है। और एक और बहुत बड़ी समस्या है जो आज पूरे शिक्षा जगत की समस्या बन गई है, वो ये कि आप जो सिखा रहे हैं वो बच्चा समझ रहा है कि नहीं। देखिए, याद कर लेना एक अलग बात और समझना एक अलग बात। समस्या वही है कि बच्चे आज याद कर लें, जब याद कर लेते हैं तो अपन ये मान लेते हैं कि उन्होंने उन चीजों को समझ लिया, सीख लिया। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कक्षा पहली के किसी भी रिपोर्ट कार्ड को आप उठा के देखिए या उसके पहले भी नर्सरी में भी देख सकते हैं। एक बच्चे को आप A+ या कोई डिग्री मतलब कोई परसेंटेज या कोई मूल्यांकन उसको देते हैं और आप ये भी देखिएगा कि जिसको सबसे अधिक मूल्य मिलता है उस बच्चे का को सब लोग फैसिलिटेट करते हैं, प्यार करते हैं, टीचर भी उसके सर पे हाथ करती है, उसको सामने खड़ा भी किया जाता है। अब उसी उम्र का वो छोटा सा बच्चा जो संभवतः जानता सब कुछ था लेकिन किसी कारण से वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। आप और मैं भी इस ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस में गुजरते होंगे कि कई बार हमको लगता होगा कि हमको ये बातें आती है लेकिन हम उनको बेहतर ढंग से कह नहीं पाते। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी समझ नहीं है, हम उसे समझ नहीं रहे। अब वो छोटे बच्चे के पास वापस लौटते, वो बच्चे जो अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाए और टीचर जो है उनको दूर खड़ा करती है या एक उनके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव बनाती है। ये शिक्षा का आरंभ है और जैसे ये शिक्षा का आरंभ होता है वहीं पर एक प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है और ये प्रतिस्पर्धा पहली, दूसरी, तीसरी तक आते आते एक ऐसे कठिन दौर में आती है कि बच्चा अपने स्वाभाविक विकास छोड़ के वो सारी चीजें करने की कोशिश करता है जो उसके टीचर कराना चाहते हैं, जो उसके माता पिता कराना चाहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार माता पिता उसको समाज में ले जाके अलग अलग कोई राइम बुलवाने की कोशिश करते हैं, कोई बात कहने की बुलवाने की कोशिश करते हैं, शायद जिसका मतलब वो जानता भी नहीं, पर चूंकि उसके माता पिता चाहते हैं इसलिए उसको ये सब करना पड़ता है। इससे जिस चीज का ह्रास हो रहा है वो है उसके सामान्य बाल स्वभाव का। अगर अपन एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय की बात करें कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिन बच्चों का झुकाव ऐसी तरफ हो रहा है जिसको अपन अपराध की श्रेणी में जोड़ते हैं, तो वो ऐसे बच्चे किन परिवारों से आते हैं, उनके परिवारों की शिक्षा का स्तर क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। तो आप ये पाएंगे कि हर जगह पर और अधिक पाने की जो होड़ है वो उनके परिवारों में देखने के लिए मिलेगी। जब मैं सामान्य परिवारों की ये बात कर रहा हूँ कि ये परिस्थितियां हैं कि जिनके अंदर हर माता पिता ये कोशिश कर रहा है कि मेरे बच्चे प्रतिस्पर्धा में चालू हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, तो वो लोग तो आखिर में एक समस्या बना ही लेते हैं और वो बच्चा जो थोड़ा सा भी बड़ा होता है वो संघर्षों को, अभावों को देखकर बड़ा हो रहा होता है और वो ये निरंतर उसके घर में एक बातचीत चल रही होती है कि क्या हम इन अभावों से या इन संघर्षों से कभी पार पा पाएंगे। मैं बार बार इन चीजों में ये सोचता हूँ कि जैसे एक समय था जब हमारे समाज में संस्कार और संस्कृति या रीति रिवाज या धर्म उन लोगों को लेकर चलता था जो शिक्षा में बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थे। गाँव में ऐसे आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिनका शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था
लेकिन चूंकि वो धर्म के भी करीब रहते थे तो वो अपना जीवन यापन इस नजर से करते थे कि अगर कोई काम मेरे से गलत ना हो जाए, मेरा कोई निर्णय गलत ना हो जाए, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो सही दिशा में आगे चले जाते थे। लेकिन जैसे मैंने अपनी बातचीत के आरंभ में कहा कि हमारे एकल परिवारों में धीरे धीरे संस्कारों का ह्रास हुआ, रीति रिवाजों का को हमने धीरे धीरे छोड़ दिया और धर्म को तो हम बिल्कुल ही विस्मृत करते चले गए और बहुत ही अलग रूप में चले गए। तो आज ये बात कोई तय नहीं करता, ये बात पर कोई चर्चा भी नहीं करता कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। हमने सफलता का एक पैमाना इस तरह से गढ़ लिया है जो समाज में एक प्रचलन बन गया है कि अगर इनके घर में कोई गाड़ी है, घोड़ा है, बहुत अच्छी कोई चीजें हैं, ये दिखने में, बोलने में, बात करने में बेहतर है, तो ये सफल है। और हमने असफलता का भी अपना एक पैमाना बना लिया है। अब जिसके जहां पर धर्म नहीं, जहां परिवार नहीं, तो एक ही चीज जो उनकी मदद कर सकती थी वो थी शिक्षा। और ये एक बहुत बड़ा पार्ट था जिसके कारण सभी लोगों ने, गरीब से गरीब व्यक्ति ने कोशिश की कि अपने बच्चों को शिक्षा के करीब लेके जाएं। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को शिक्षा की तरफ भेजता है। लेकिन विडंबना यह है कि हमारी किसी भी शिक्षा नीति में हमें फेलियर को हैंडल करना नहीं सिखाया जाता। उल्टा हम पहले दिन से प्रतिस्पर्धा को चालू करते हैं और जो लोग सबसे पीछे होते हैं उनको बार बार सिर्फ प्रयास करने के लिए कहा जाता है। टीचर्स भी बार बार कोशिश करते हैं कि रिवीजन करा दे। भाई, जिस बच्चे का मूल खराब है, जिस व्यक्ति को वो चीज समझ में ही नहीं आ रही, तो आप उसे बार बार अगर बोलेंगे तो भी वो नहीं समझ पाएगा। और इस बात के लिए जिन लोगों की आवश्यकता थी, जिस तरह की शिक्षा के सहयोगी प्रणाली की आवश्यकता थी, वो प्रणाली का सृजन पहले नहीं हुआ। अब जो बच्चा चाहे वो किसी भी तबके का हो, भले ही वो स्कूल गया या नहीं गया और शिक्षा के करीब गया या नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसके सामने प्रतिस्पर्धा आई, तो जैसे हम सभी का मानव स्वभाव है, हम उसे जीतने का प्रयास करते हैं, तो वो बच्चा भी जीतने का प्रयास करता है। और जब वो किसी चीज को हासिल नहीं कर पाता, जीत नहीं पाता, तो फिर वो उसमें शॉर्टकट या ऐसे रास्तों को अपनाने की कोशिश करता है जो गलत होते हैं। और जब ये प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ेगी, तो ये आप देखेंगे कि इसमें चाहे वो अपराध हो और चाहे वो किसी भी तरह के अनैतिक कार्य हो, उनका प्रतिशत निरंतर बढ़ता जाए। तो पहली बात तो ये है कि हमारी संस्था का ये मानना है कि जो आज समाज में अपराध की दर बढ़ रही है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा के साथ में जुड़े हुए उन लोगों का है जो किसी कारण से उन बच्चों को शिक्षा जगत तक जोड़ नहीं पाए। अगर हम आज भी प्रयास करें कि किसी तरह से उनके आसपास के लोग, जरूरी नहीं है कि वही परिवार जो सड़क पे है, या वो परिवार जो झोपड़पट्टियों में है, या वो परिवार जो अपना जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर वो नहीं आ सकता तो भी वो किसी तरह ऐसे परिवार से अगर जुड़ा रहे जो शिक्षित हो, तो संभवतः जो चीजें सही और गलत की हमें उनका पहुंचानी है, हम उन्हें पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास ऐसे लोग हों जो इस बात को समझने का प्रयास करें कि अगर आप किसी व्यक्ति के बच्चे के सामने, अगर एक दूसरा बच्चा है वो आइसक्रीम खा रहा है या कोई ऐसी चीजें कर रहा है या कपड़े पहन रहा है, और दूसरा बच्चा भूखा भी है और परेशान भी है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आएगी कि किसी ना किसी तरह मैं भी इन चीजों को पाने की कोशिश करूं। तो ये जो क्लास डिफरेंस है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे समाज की स्थिति गंभीर होती जाएगी। आप ऐसे किसी समाज के, एक ऐसे किसी गांव का उदाहरण ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए वहां पर 100 परिवार हैं, हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 70%, यानी कि 30% लोग निरक्षर हैं, मोटा मोटा ऐसा मान सकते हैं। तो अगर ये निरक्षर लोग अपना जीवन यापन का संघर्ष निरंतर करते रहे, तो अगर मान लीजिए हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या और बड़े जगह पर जहां पहुंच रहे हैं वहां पहुंचते गए, तो ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे। और ये आखिरी में ये प्रयास क्या करेंगे, वो ऐसे अनैतिक क्षेत्रों में जाने का काम करने का प्रयास करेंगे जिससे संभवतः वर्ग संघर्ष भी बढ़ेगा और अपराध के दर भी बढ़ेगी। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इसमें सामने आता है जो आप लोग, आपकी पूरी टीम करती है, वो ये है कि एक विशेष प्रकार की अपन एक काउंसलिंग करते हैं। हम लोग इसको गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। हमने जो सरकार के साथ में भी जो बात की है, आप लोगों के साथ भी जो मैं ये कहना चाहता था या बताना चाहता था, वो यही था कि औपचारिक शिक्षा में हर किसी को लेके आना उतना संभव नहीं होता, उसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया होती है। और कई बार माता पिता भी
संघर्ष कर रहे होते हैं वो अपने बच्चों को साथ में ले जाते हैं काम करने के लिए, कई बार वो छोड़ जाते हैं और कई बार शिक्षकों की भी उतनी उसमें भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो क्यों ना एक ऐसा गैर औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम हो जिसमें छोटे छोटे कैप्सूल हों, छोटी छोटी बातें हों और उस बच्चे को सिर्फ कहानियां सुनने को मिले या उससे छोटे संवाद हो, उसको ये मालूम भी ना चले कि उसको शिक्षित किया जा रहा है और वो ऐसे लोगों के माध्यम से हो जिसको वो शिक्षक ना माने, उसको वो अपना बड़ा भाई, दादाजी या कोई भी ऐसा मान सकता है जिसके जिसके प्रति वो झुकाव रखता है। काउंसलिंग जो है वो एक लेवल के बाद होने वाली चीज है जब आपका जुड़ाव उस बच्चे से, उन तमाम लोगों से होता है। लेकिन अगर इसको प्रक्रिया में लाना है तो एक ऐसा गैर औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम बनाया जा सकता है और उसके बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे जब गेम्स खेलते हैं तो वो ऐसे गेम्स को प्रेफर करते हैं जिसमें बहुत स्पीड हो, बहुत तोड़ फोड़ हो या मान लीजिए हिंसा की बहुत सारी इनपुट हो। तो ऐसी सारी चीजों को जो बच्चों की मानसिकता पे असर डालता है उसको किसी तरह से बच्चों से दूर करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो हमारे देवी देवताओं के बचपन की बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं, छोटा भीम है या हनुमान है, इस तरह की चीजें हैं या करंट में भी ऐसे बहुत सारे हीरोज जो हैं वो उन्होंने गढ़ लिए हैं या हमने आज तक जिस तरह से हीरोज को अपने पढ़ाया उसको भी अगर हम गैर औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में लाएंगे तो बहुत आसानी से ये समझा जा सकता है उन बच्चों के द्वारा कि हम अगर ये काम करेंगे तो समाज हमें पुरस्कृत करेगा और हम भी वो काम कर पाएंगे जो स्कूल के बच्चे करते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कभी कोई बच्चा गलती कर लेता है तब क्या होता है। देखिए, माता पिता की जो भूमिका है वो हमेशा, चाहे बच्चा फेल हो जाए या वो कोई छोटी मोटी गलती करके पड़ोस में किसी बच्चे का उसने खाना चुरा लिया या कोई कॉपी चुरा ली या किसी घर के से अगर कोई सामान उठा कर लेके आ गया, माता पिता और जो समाज है वो उससे बहुत हार्शली पेश आता है और इस तरह से उसको इतना ज्यादा बेइज्जत किया जाता है कि वो आखिर में उस घटना के प्रति एक ग्रंथि बना है। और हमारा बार बार ऐसा कहना है कि जब आपने उसकी उचित विकास में सहयोग नहीं दिया, जब वो उसका बाल मनोविज्ञान धीरे धीरे बिगड़ रहा था, वो धीरे धीरे रिबेलियन होने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, तब आपने जब अपना कार्य सही नहीं किया तो ऐसे समय में अगर आप उसे डांटेंगे, मारेंगे, कुछ और करने, बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे तो आखिरी में वो बजाय इसके कि कोई चीज को सीखे और समझे, वो उसके साथ में विद्रोह की भूमिका में आना चालू होगा और आखिर में वो बचने की कोशिश करेगा कि इस बार जो मैंने घटना की है, अगली बार उस घटना को मैं कैसे इस ढंग से अंजाम दूं कि किसी की पकड़ में ना हो। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो हमको देखना होगा, ये तीसरा भाग जो मैं अपनी बातचीत का कहना चाह रहा था कि हम सबको ये देखना होगा कि हमारे आसपास जो पान की दुकानें हैं, जो शराब की दुकानें हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बच्चे घूम रहे हैं, वो कौन है, वो कहाँ से आए, वो उनके पास इतना समय कहाँ से आया वो जो ये सब काम कर रहे हैं। और किसी ना किसी को तो उनसे संवाद स्थापित करना ही पड़ेगा। अगर वो स्कूल से निकले हुए हैं या वो स्कूल नहीं गए या वो कॉलेज नहीं गए तो आज वो यहाँ क्यों कर रहे हैं। और ये सवाल का जवाब भी कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि अगर वो कहीं ना जाए तो कहाँ जाए, क्या करें। अगर हम इनसे बात नहीं करेंगे तो ये एक ऐसे समाज का निर्माण कर लेंगे जो खुद भी गलत है और वो गलत को ही प्रश्रय देता है। वो उन लोगों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं जिनके पास बहुत समय है, पान की दुकान के बाहर बैठे हैं, शराब के पास जाके वो दुकान के बाहर बैठे हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर अपनी चीजें समझते हैं और वो कोशिश करते हैं जो हमको हासिल करना है, जो हम शिक्षा से या मेहनत से हासिल नहीं कर पाए तो हम इसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं, तो वो उन लोगों के पास चले जाएंगे। तो ये सभी लोगों का, समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि बजाय इसके उनके से घृणा करें, बजाय इसके कि उनको हिकारत की नजर से देखें और अगर कभी एक आध बार उनको किसी छोटी मोटी गलती करते हुए उसे देख भी लें तो उसको बहुत हार्शली पनिश करें। एक बार ये समझने का प्रयास करें कि हमारे इस बातचीत के बाद क्या ये व्यक्ति यहाँ से और बड़ा अपराधी बनेगा या हमको इसको मूल स्वभाव में लाना चाहिए। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां भी, जिस शहर में, जिस जगह पर भी आप हैं, शिक्षा जगत के लोगों के साथ जुड़ के या आपके अपने बहुत सारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ में जुड़ के एक बार बच्चों के मनोविज्ञान के साथ में कुछ ऐसी छोटी चीजें, कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियां या बातचीत उनको बताने का प्रयास करें जिसके कारण उनके अंदर डूज और डोंट्स की एक लड़ाई, क्या सही है
क्या गलत है इसकी लड़ाई हो, और आखिर में वो ये प्रयास करे कि हमें सही के साथ जाना है। भले ही हमारा शिक्षा उतनी बेहतर नहीं है, भले ही हमारा संवाद अच्छा नहीं है, भाषा अच्छी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम कोई काम निरंतर करते रहेंगे तो हम उसमें परिष्कृत होंगे, बेहतर होंगे और आगे बढ़ सकेंगे। और जब उसे कोई रास्ता मिलेगा, आप ये देखिए बहुत सारे ऐसे व्यवसायियों के बच्चे होते हैं जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, लेकिन चूंकि वो एक ही काम निरंतर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वो मास्टर होते हैं और वो अच्छा पैसा कमाते हैं, और आज पैसे को भी बहुत बड़ी सफलता का पैमाना माना जाता है। तो हम ये काम बहुत आसानी से उनको बता सकते हैं। मुंबई में बड़ा पाव बेचने वाले जो बच्चे हैं वो भी बहुत पैसा कमाते हैं। तो अपन ऐसे छोटे छोटे उद्योगों की तरफ या काम की तरफ अपन उसको लगा सकते हैं। और साथ में जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि एक बार इस बात पर सभी जगह हर प्लेटफॉर्म पे ये बहस होनी चाहिए कि अगर किसी कारण से बच्चा अपने माता पिता और गुरुजनों से उचित संस्कार या शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो उसको शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। आखिरी में एक महत्वपूर्ण बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसी बहुत सी नीतियां हैं जो बनाई गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी गलत राह पे चला जाता है तो उसके साथ में क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए तरह तरह के कानून बनते हैं और उनको इतना हार्ड पे हार्ड बनाया जा रहा है, इतना कठिन बनाया जा रहा है कि वो एक नजीर बने लोगों के सामने, उसमें बड़ा उदाहरण पेश करे। वहीं दूसरी ओर वो ऐसा काम ना करें, वो किन परिस्थितियों में ऐसा काम करते हैं, वो समझने के लिए जितना प्रयास किया जाना चाहिए, संभवतः उस स्तर पे ये प्रयास नहीं किए। अगर मान लीजिए किसी जगह पर सड़क, पानी, बिजली किसी क्षेत्र में नहीं बना है, अगर मान लीजिए वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है, और अगर मान लीजिए कि वहाँ की जमीनें बंजर हैं, ऐसी बहुत सारी सामाजिक और बहुत सारी आर्थिक समस्याएं जो अपेरेंटली हमें दिखती है उस क्षेत्र में, तो हमें समझना होगा कि यहाँ का व्यक्ति जीवन के लिए अथाह संघर्ष करेगा। और हर तरह के लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा साधन संपन्न है, जो पढ़ने लिखने में ठीक है, वो तो समाज वो जगह छोड़ के कहीं दूसरे देश या दूसरे शहर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जाते वो क्या करते हैं, उनका जीवन यापन होगा कैसे। और ये ध्यान आसानी से रखकर उन लोगों के लिए भी नीतियां बनाई जा सकती हैं कि अगर चाहें तो इस तरह के प्रयास में जुड़ सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप इन समस्याओं के लिए इन लोगों से जाकर मिले तो संभवतः आपको मदद मिलेगी। तो ये तीनों स्तर पर मेरा कहना और हमारी संस्था का कहना है कि जो राजनीतिक लोग हैं या नीति नियामक लोग हैं या सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए समाज में कार्य करने वाले लोग हैं, वो आज के बाद या हमेशा के इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी आउटकम हमारे सामने आ रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान काम करता है, और वो मनोविज्ञान परिस्थिति जन्य है, और वो परिस्थितियों का निर्माण हमने और हमारी नीतियों ने ही किया है। और जो हमारे सामने आया है वो हमारे ही किए का आउटपुट है, और उस आउटपुट को अगर हमको बेहतर करना है तो ये जो परिणाम सामने आया है इसके ऊपर काम करने से बात नहीं बनेगी। अपन को समझना होगा वो 15 या 20 या 25% लोग जो इस तरह की घटना को करने के बाद या तो बच गए और या फिर वो और इस तरह की घटनाओं को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को ध्यान अगर देंगे तो संभवतः जो आज आंकड़े निरंतर बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होंगे और हम उसमें शायद कोई एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। आप सभी ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। अगर इस संबंध में आपको कोई और बात करनी हो या प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद परेश जी, हम प्रश्न उत्तर बाद में लेंगे। वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था और किसी भी कार्य में निरंतरता तथा संवाद बनाए रखना, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मुझे लगता है कि हर उम्र के बच्चों के साथ अगर ये 3 प्रयोग किए जाएं तो हम उनको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, या कहे कि जो बच्चे आज विधि के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं उनको हम विधि से संघर्ष करने से रोक सकते हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज से हमने जो एक शुरुआत में, सत्र के शुरुआत में ही मैंने जो बताई थी एक बात, कि इस बात से हम एक नया प्रयोग करने वाले हैं। हमारे एक स्पीकर होंगे जो इस बारे में बात करेंगे, और हम चूंकि अब कोरोना के बाद सीधे बच्चों से संवाद, बच्चे इस बारे में क्या समझते हैं और बच्चों को और समाज से क्या चाहिए, बच्चों ने क्या सीखा, तो आज हम पहली बार शिवपुरी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ अजय खेमरिया जी की टीम के साथ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ बच्चे हैं, तो बच्चों का क्या कहना है इन सारी बातों पे, सीधे हम चलते हैं शिवपुरी की तरफ। इस बीच हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
अजय खेमरिया जी, आप सुन पा रहे हैं? खेमरिया जी? जी ऐसा सुन रहे हैं। हाँ, तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि बच्चों से संवाद, बच्चों का इन सारे विषयों पर क्या कहना है और बच्चे इसको एक किस नजरिए से देखते हैं, उस बात को आप प्रारंभ करें, बच्चों से बातचीत करें। बच्चे अपना परिचय दे सकते हैं जी। जी सर, चौबे जी आज चूंकि कार्यक्रम अपना शेड्यूल था, लगभग 30 बच्चों को आज आना था, तो अभी लगातार बारिश 2 बजे से हो रही है और अभी भी बारिश कंटिन्यूअस है, तो बच्चे पूरे हमारे आ नहीं पाए। वो मुश्किल 3 लोग ही हमारे साथ हैं। लाइट भी नहीं है, इसके बावजूद हम इसको चूंकि शुरू करना था तो हम इसको शुरू करने वाले हैं। आज मेरे साथ में प्रिंस है। हम 3 बच्चों के साथ में संवाद करेंगे, बढ़िया, अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी नमस्कार, आप भी आ गए, बहुत सौभाग्य की बात है आज। जी नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे साथ प्रिंस है। प्रिंस नमस्ते करिए। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। दूसरा मिस्टर मेरे साथ मास्टर दिलीप हैं। नमस्ते सर। और एक और तनिष्क जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले इन बच्चों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़े ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं और CCF के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका एम्पावरमेंट, या अभी जो बात कही है सर ने वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की, या स्टेक होल्डर्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों से संवाद करके, बच्चों से संवाद करके, जो एक तरीके से लीगली भले CNCP ना हो, लेकिन हमको लगता है हमारी दृष्टि में कि ये वास्तव में इनको अगर हम प्रमोट करें, पीछे से सोसाइटी खड़ी हो तो इनकी हम मदद कर सकते हैं। तो ऐसे लगभग 22-23 लोगों को माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी की प्रेरणा से हमने यहाँ चिन्हित किया है। क्योंकि आज बारिश लगातार हो रही है तो उनसे हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रिमोट एरिया से उन बच्चों को आना था। तो अगली बार जब भी आप समय देंगे तब उनके साथ हम यहाँ संवाद करने की कोशिश करेंगे। प्रिंस जो है बड़ा ही प्रतिभाशाली है। वो क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन इसके बावजूद कि मुझे लगता है हम लोगों ने जब उसको चिन्हित किया तो लगा कि ये बहुत ही इस जन्मजात प्रतिभा का ये मालिक है और इसको अगर प्रमोट करेंगे तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो CCF के माध्यम से हमने कोशिश की है कि कुछ मदद की जा सके उसकी। वो अभी मेरे को बता रहा था जब ये आप लेक्चर कर रहे थे सर, तो बोले मेरे को एक कविता आती है, मैं उस कविता को सर सुनाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है स्वागत है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके का संवाद है वो बच्चों के मन को खोलने का काम करता है। उनके अंदर जो मौलिक प्रतिभाएं होती हैं, जब आपस में बातचीत होती है या उनको कहने का अवसर मिलता है, तो इससे वो एक तरीके से उनका मन भी खुलता है और मस्तिष्क भी खुलता है। तो मैं प्रिंस तुमसे कहूंगा कि सब लोग तुम्हें सुन रहे हैं देश भर के, अपनी जिस तुम बात कर रहे थे मेरे सभी कविता की, जरा सबको सुनाओ जरा जोर से। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। प्रिंस पढ़ना चाहते हो तुम? तो सब लोग तुमको क्लैप कर रहे हैं। प्रिंस आप कौन सी क्लास में हो? क्लास बताओ, किस क्लास में जाओगे? दूसरी क्लास में। दूसरी क्लास में, अच्छा। क्या सबसे प्रिय विषय क्या है आपका? क्या पढ़ना चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो? पढ़ना चाहते हैं। पढ़ के क्या बनना चाहते हो? परेश जी, आप भी संवाद कर सकते हैं इन बच्चों के साथ। परेश जी, क्योंकि डॉक्टर। आप भी बच्चों से डायलॉग कर सकते हैं जी। प्रिंस बड़ा होके बोल रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, बोलते हो डॉक्टर बनना है। अभी आपने डॉक्टर देखा है कोई? किसी डॉक्टर के पास आप गए कभी? हाँ गए हैं। बच्चों के डॉक्टर बनना चाहेंगे और बच्चों की मदद करने के लिए? हाँ सर। आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं। डॉक्टर बनने के लिए पहले तो स्कूल जाना होगा बेटा, है ना? आप जब रोज स्कूल जाएंगे
तो धीरे धीरे आप अपने टीचर्स के साथ बात करके आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर बनने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है ना। जब आप वो समझेंगे तो आप उन बच्चों को जिनके लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको मदद कर पाएंगे। तो स्कूल जाने के लिए जो भैया आपके साथ में हैं इनसे आप मिलिए और स्कूल जाना शुरू कीजिए। ओके सर। हमारा एडमिशन का बताओ कैसे एडमिशन हो गया कि नहीं, बताओ सर को। हो गया सर हमारा एडमिशन। बहुत अच्छी बात है ना। और अब ये ध्यान रखना कि अपन ने हमेशा अपने आप को, जब आप रोज सुबह तैयार होते हैं तो तैयार होते समय आईने के सामने जब आप खड़े हों तो आप अपने आप को बताना कि मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि बड़े होके मुझे डॉक्टर बनना है ना। आपने डॉक्टर को देखा होगा ना, वो कितने अच्छे से रहते हैं, उनके कपड़े देखे होंगे, उनके हेयर स्टाइल देखी होगी, उनका चलना उठना देखा होगा, है ना। तो वैसा बनने के लिए एक तो उनके जैसा रहना और उसके उस तरह से पढ़ना और रोज अपनी बात को याद दिलाना अपने आप को कि हम डॉक्टर बनेंगे, है ना। और अपने जो आसपास के जो बच्चे हैं साथ के उनको भी बोलना कि स्कूल जाना बहुत अच्छी बात है, स्कूल जाएंगे तो हम डॉक्टर और भी जो दूसरा जो कुछ बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, है ना। कितना आसान है कुछ भी करने के लिए कि बस स्कूल जाओ, स्कूल जाएंगे तो सब बन सकते हैं। बता जाएंगे। जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए मेरे साथ आइए, क्या नाम तेरा? दिलीप, नमस्ते करो सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटे, आप क्या करते हैं? मैं स्कूल पढ़ाई जाते हैं? करती हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? क्या पूछना है? कौन सी कक्षा में जाते हैं? मैं 4th में। 4th में? हाँ। आपके स्कूल में कितने दोस्त हैं आपके? एडमिशन हुआ है अभी तो सर। अभी एडमिशन हुआ है? अच्छा, तो आप अभी स्कूल में टीचर से मिले थे? हाँ। बताओ कैसे आपको अच्छा लगा? वो स्कूल अच्छा लगा? हाँ सर। और स्कूल आपको मालूम है अपन स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल जाने में अपन क्या, अपने को क्या फायदा होगा, आपको क्या मिलेगा? अपन कुछ बन पाएंगे। हाँ, अपन खेलेंगे कूदेंगे, है ना, और दोस्त मिलेंगे, है ना। वहां पर खाना भी मिलता है, मालूम है कि नहीं आपको? मैं यहाँ पे गया नहीं हूँ बस। ठीक है, अब आप जाइएगा तो वहां पर आपको खूब सारे दोस्त मिलेंगे और टीचर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, है ना। और जो भी सारी चीजें बताएं वो आप अच्छे से याद करना और अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी बताना, है ना। अभी जब स्कूल किस तारीख से जाना है बेटा? 1 तारीख से जाएंगे। 1 तारीख से, हाँ, ठीक है। तो आपको अभी कपड़े और जूते मिलेंगे ना नए, अब वो लेके और बैग लेके जाना और वहां पर जो जो चीजें हो, जो जो आपको सिखाएं, जो बताएं, वो सब जाके अपने दोस्तों को बताना, है ना। और उनको भी बोलना कि स्कूल में खेलना कूदना और नए कपड़े नए जूते सब मिलते हैं और वहां चलो, ठीक है। आपके घर में और कौन है, और कौन कौन लोग हैं आपके घर में? मेरी दीदी है और मेरे भाई हैं। अच्छा, तो वो भी स्कूल जाते हैं क्या? नहीं, मेरी दीदी की शादी हो गई। ओहो, अच्छा। और आपके भैया जो हैं वो, भाई हैं वो? भाई नहीं जाते। नहीं जाते, कोई बात नहीं। तो अब आप जब जाओगे ना तो उनको बताना कि 2 घंटे या जितना भी समय है उतनी देर के लिए अपन स्कूल जा सकते हैं, है ना। और स्कूल जाने में कितना अच्छा लगता है, कितना मजा आता है, उनको बताना। तो संभवतः वो भी बोलेंगे कि हमको भी लेके चलो, फिर वो भैया को आप मिला देना। ठीक है सर। बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? बताना कि आपने स्कूल में क्या सीखा, है ना। यस सर। बोलो। मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हैं? आर्मी में जाना चाहूंगा। ओहो, अच्छा। वहाँ कहाँ देखा आपने आर्मी का आदमी देखा कहीं? कोई पिक्चर में देखा? कहाँ देखा? हाँ। कहाँ देखा आर्मी को? कहाँ देखा? पिक्चर में। पिक्चर में? वाह वाह। तो आर्मी का आदमी देखा ना, वो कितने अच्छे कपड़े पहनता है, कितने अच्छे से रहता है ना। और वो दूसरों को हेल्प करता है। हाँ। दूसरे को हेल्प करने से आर्मी का ऑफिसर बन जाते हैं, मालूम है कि नहीं। पढ़ने के साथ में आपको बस एक ही काम करना होता है
कि कोई भी आपके पास है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, है ना। आप हेल्प करते हैं कभी किसी को, दादाजी को, दादी को, मम्मी पापा को हेल्प करते हैं? करिएगा, मुझे है ना। आप जब भी आप हेल्प करोगे तो फिर ऐसे करते करते आप जरूर एक बहुत अच्छे और आर्मी के ऑफिसर भी बनेंगे और अच्छे आदमी बनेंगे, है ना। और आप मुझे खूब क्या पढ़िए हमारा। सर मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा आर्मी में जाने के लिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ स्कूल जाना पड़ेगा। आप स्कूल जाएंगे ना तो आपके टीचर आपको सब बता देंगे कि आपको कैसे जाना है। जो आर्मी में जाने का रास्ता है वो स्कूल से ही निकलता है, ठीक है। आप स्कूल जाना शुरू करो और भैया लोग जो आपके साथ में, इनसे अपनी बात कहते रहना, है ना। सिर्फ आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल जाते जाते आप एक दिन आर्मी में जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। स्कूल जाना मत छोड़ना बेटा। हाँ नहीं सर। ठीक। मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। नहीं, प्यारी तितली पंख कहाँ से लाई हो, तुम रंगों की राजकुमारी परी लोक से आई हो। क्या बात है। थैंक यू सर। आप लोगों ने आज का ये जो सुना है सत्र, उसके बारे में कुछ पूछना है सर से, या क्या था वो, आपको समझ में आया क्या? क्या बातें कर रहे थे वो? किसकी बात कर रहे थे बताओ? पढ़ाई क्या बात कर रहे थे सर अभी बताओ? पढ़ाई के बारे में। सर आप थोड़ा एलेबोरेट करें बच्चों को, आपने क्या बात किया है। परेश सर थोड़ा अपनी बात बताएं बच्चों के साथ। वैकल्पिक शिक्षा की बात, अगर स्कूल, अगर हम विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं जी। हाँ बच्चों, मैं ये बता रहा था कि कभी आप ऐसा होता है कि किसी दिन मान लीजिए आप स्कूल नहीं जा पा रहे, है ना, तो भी आप जो भैया आपके साथ में हैं, ऐसे लोगों, भैया लोगों से आप दो बातें कर सकते हो। पहला कि आज पूरा दिन हमारे पास छुट्टी है तो हम ऐसा क्या करें, हम कौन सा ऐसा खेल खेल सकते हैं, है ना, या हम कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं, है ना। और एक अच्छा काम क्या होता है, किसी की भी हेल्प करना, है ना। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। आपने देखा कि आपने आसपास कोई दादा दादी हैं, कोई बुजुर्ग हैं, उनको कोई दवाई या कोई खाना या कोई सामान की जरूरत है, आपने उनको मदद कर दी। या कुछ नहीं तो आपके आसपास कोई छोटा सा मंदिर होगा या कोई छोटी सी ऐसी जगह होगी जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें जाना चाहिए, एक अच्छी जगह, तो आप वहां जा सकते हो। कोई भी एक अच्छा काम अगर करेंगे तो उस दिन की पढ़ाई हो जाती है ना। तो दो चीजें हैं, एक स्कूल जाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो टीचर लोग होते हैं वो हमेशा आपके लिए ही सोचते हैं, है ना। जैसे घर में मम्मी पापा होते हैं ना, उस तरह से स्कूल में टीचर होते हैं। और जैसे स्कूल में कभी छुट्टी हो जाए और लगे कि मम्मी पापा भी कहीं बाहर काम पे गए हैं, तो जैसे भैया हैं, ऐसे आप एक दो भैया लोगों से परिचय करो और उनके पास जाके उनसे पूछो कि भैया आज हम फ्री है तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो आपको बता देंगे कि आज कौन सा खेल खेलना है, कहाँ जाना है, किससे क्या बात करनी है, ठीक है। और जैसे आपने अभी एक कविता सुनाई ना, तो ऐसा कोशिश करना कि अपने को थोड़े थोड़े दिनों में एक अच्छी से कोई कविता याद। आपके दोस्तों को तो ये कविता याद नहीं होगी, जब आप इस तरह की और कविता याद करेंगे तो और बच्चे आपसे बोलेंगे कि हमको वो कविता सुनाओ या वो गाना या वो गीत सुनाओ, है ना। तो जैसे आप अच्छी अच्छी चीजें सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आप और बच्चों के साथ आपकी दोस्ती अच्छी होती जाएगी, है ना। तो सीखना, अपन को पढ़ना है और सीखना है ना। और उसके लिए कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है। और जिस दिन स्कूल ना जाना मिले या छुट्टी हो, उस दिन भैया लोग के पास आना है और उनसे पूछना है कि भैया आज हम कौन सा कैसा काम कर सकते हैं, कौन सा खेल खेल सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी लेके जाना है, ठीक है। यस सर। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, तो जल्दी से आप आर्मी में पहुंच जाओगे। बच्चों को और कुछ बात कर दी है, कोई कहानी सुनाना हो किसी को, आपकी कोई ऐसी समस्या हो जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आप बातचीत करना चाहते हो, उस पर भी हम बात कर सकते हैं आपसे।
हमारे ग्रुप में से भी कोई चाहे तो बच्चों से बात कर सकता है। खुरानिया जी ने हैंड रेज किया। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? खुरानिया सर, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बात करना चाहते हैं बच्चों से? जी, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करके बात करें। आपका माउस शायद नहीं चल रहा, माइक म्यूट नहीं हो पा रहा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा। जी, मनु जी ने आपने हैंड रेज किया, तब तक मनु जी की हम बात कर लेते हैं। मनु जी बात करें अपने बच्चों के साथ, कुछ पूछना आपको तो। बेटा नमस्ते। अभी आपने बोला कि आप आर्मी मैन बनना चाह रहे हैं, तो आर्मी मैन के लिए सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, आप बताइए। नहीं मालूम? पहले फिटनेस होना चाहिए। पढ़ाई तो आपको करना ही है, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना है, जो आपको आपके भैया बताएंगे। स्कूल में पीटी टीचर रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करके आप अपने शरीर को फिट रख सकेंगे, तो एक अच्छे आर्मी मैन बनेंगे। ठीक है बेटा, ये तैयारी आप अभी से चालू कर दीजिए, फिजिकल फिटनेस वाली ना। उसमें दौड़ है, खेल कूद है, आप खेल कूद के द्वारा अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, है ना। ठीक है बेटा, ओके। पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य। जी भाई साहब, जी जी, आप रखें बात। सुझाव आपको देना चाह रहा था बच्चों को देखते हुए, और जो चर्चा चल रही थी उसको देखते हुए, कि जैसे हमने सीसीएफ ने 100 का स्कोर पार किया और वेबिनार के द्वारा चाइल्ड वेलफेयर की बातें की और इसको इतनी लंबी सीरीज बनाया, क्या ये संभव है कि हम बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम वीकली बेसिस पे वेबिनार के माध्यम से शुरू करें, और 1 घंटे का कोई ऐसा समय रखें मॉर्निंग में संडे वाले दिन, कि बच्चे जो सवाल करते हैं बच्चों का जवाब दिया जा सके और उनको गाइडेंस दी जा सके, ताकि वो अपने कैरियर को अपने मुताबिक बिल्ड कर सके। बिल्कुल सर, अभी ये आज हमने इसकी शुरुआत किया है। प्रयास जितने भी सुझाव आएंगे सब पर हम चर्चा करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे पूरी कमेटी के साथ, और निश्चित रूप से हम इसको भी उतना ही रोचक और उतना ही इफेक्टिव बनाने वाले हैं जितना हमारा वेबिनार था। जी सर, थैंक यू। तो बच्चों से हमने बातचीत किया, अच्छा लगा आज हमें बच्चों से संवाद करके, क्योंकि किन्हीं कारणों की वजह से बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाए। तो मैं अध्यक्षीय उद्बोधन की तरफ चलूं, उसके पहले एक छोटी सी एक बात रखनी है मुझे, कि अब ये कार्यक्रम हर सप्ताह हम हर जिले में करने वाले हैं। तो अगले सप्ताह का कार्यक्रम स्वेच्छा से अगर कोई जिला ले ले, कोई भी जिला यहाँ से अगर बोले कि अगले सप्ताह ये कार्यक्रम करे, तो हम अभी से अपने प्रोग्राम में शेड्यूल कर लेंगे उसको। अगले सप्ताह के लिए बच्चों के साथ कौन सा जिला कार्यक्रम ले सकता है? आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके। जी सचिव जी, मैं सतना में करना चाहूंगी। सतना, ठीक है। तो शिवपुरी से सतना तक की यात्रा अगले सप्ताह, फिर ऐसे ही किसी उसमें हम बच्चों के साथ सतना के बच्चों से बातचीत करेंगे। और मेरा आग्रह रहेगा कि वहां से जो भी बच्चे निकल के आते हैं उनका फॉलोअप और उनके पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या है तो उस पर भी हम काम करते रहें। तो नंबर हमारे होने चाहिए कि बच्चे कितने हमने आइडेंटिफाई किया, उनके साथ काम किया। धन्यवाद राधा जी, प्रोएक्टिवली अप्रोच करने के लिए। अब मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए चलता हूँ डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की तरफ। भाई साहब, आप जुड़े हुए हैं? जी कृपा जी। जी भाई साहब, जी ओवर टू यू। बस 1 मिनट। सभी को नमस्कार। इस वेबिनार पे तो अब हम लोग कम चर्चा कर रहे हैं, बाकी लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। और मैं देखता हूं कि पूरे देश भर से जो लोग बच्चों के लिए काम करते हैं, सारी संस्थाएं अप्रोच भी कर रही हैं और सभी संस्थाओं में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। कई बार लगता है हम लोगों को तो कि हमने तो बहुत छोटा सा काम किया, हमने खास कोई काम किया ही नहीं है, तब भी लोगों में इतनी चर्चा है। इसका मतलब अगर हम बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ और अच्छे तरीके से इसको करेंगे तो कितना प्रभावी होगा। मुझे इसमें एक बात बहुत ध्यान में आ रही थी। एक हम लोगों ने अब ये नया प्रयोग किया है
और जैसे खुरानिया साहब ने शायद अभी सुझाव दिया है, हम लोग कर सकते हैं, बट हम जो भी कुछ करेंगे हमारी टाइम लिमिट वो 1 घंटा ही होगा सप्ताह में। हम उसी को चाहे वेबिनार की शक्ल दे दें, हम उसको टाइम लिमिट को नहीं बढ़ाएंगे और सप्ताह की फ्रीक्वेंसी भी नहीं बढ़ाएंगे, सप्ताह में 1 ही दिन रखेंगे और उसमें रखेंगे। हम कर सकते हैं, मैंने कहा पहला रविवार हम कैरियर काउंसलिंग के लिए कर लें, तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है इसमें। चलिए, मुझे तो बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन आज एक नया प्रयोग शिवपुरी के जो बच्चे जोड़े, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जितनी बेबाकी से बच्चों ने अपने मन की बात को रखा है वो बहुत ही सराहनीय और अच्छा है। आप सभी लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे जो हमारा एक प्रश्न उत्तर जैसा कुछ कार्यक्रम चल रहा है उसको आप शुरू करें। आप सभी को बहुत बहुत जी, वैसे हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, और यह भी एक इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि जो हमारा पहला वेबिनार था उसमें भी अजय खेमरिया जी वक्ता थे, और जब ये नया प्रयोग हमने किया है तो उसमें भी अजय खेमरिया जी ने इनिशिएटिव लिया है। तो आप इस सत्र को ओपन सत्र है, पर पाठक जी से कोई प्रश्न उत्तर हो या आपको कोई बात कहनी हो, सुझाव देना हो, तो अभी हमारे पास 10-1 मिनट का समय है, हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। जी, विनय कुमार जी सर, बड़े लंबे दिनों बाद, पहले तो अपने चेहरा दिखा दीजिए सर, कैसे हैं विनय कुमार सर? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत अच्छा है सर। एक चीज हम विशेषज्ञ महोदय से जानना चाहते हैं सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से CISS बच्चे, चाइल्ड इन स्ट्रीट सिचुएशन वाले आ रहे हैं CWC में, वे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता के साथ कचरा चुनते हैं, प्लास्टिक बोतल चुनते हैं, और उसको हमारे चाइल्ड लाइन और जो भी समाज स्वयंसेवी संस्था है CWC में उपस्थापित करते हैं। उनके पुनर्वसन के लिए हम लोग DCPU को आदेश देते हैं और सब सुविधा मुहैया कराते हैं। उसके बावजूद भी वे बच्चे पुनः वही काम करते देखे जाते हैं। ऐसा कोई सुझाव दिया जाए, इन बच्चों को हम किस तरह समाज के मुख्य धारा से जोड़ सकें, वह किस तरह पढ़ाई लिखाई से जुटे, और उनके गार्जियन भी इतने अशिक्षित हैं, उन पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जब लाया जाता है CWC, वे लोग सोचते हैं यहाँ से कुछ मिलेगा, हम लोग नाश्ता पानी आने जाने का खर्च देते हैं, उसके बावजूद भी पुनः देखने को मिलता है। इस विषय में माननीय विशेषज्ञ कुछ सुझाव दें, ऐसे बच्चों को हम किस तरह से मुख्य धारा में शिक्षा में जोड़ सकें। जी सर। जी सर, बिल्कुल, एकदम बहुत ही बेहतर और बहुत ही खूबसूरत विषय है और सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सारी समस्याओं का निदान भी बन सकता है। समस्या केवल इसी तरह के बच्चों की नहीं, सभी ऐसे बच्चे जो बार बार हमारे सबके प्रयास करने के बाद अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि वो उस दुनिया में ना लौटे और हम उनको बेहतर विकल्प दे सके, ये प्रश्न है। मैं इसका उत्तर इस ढंग से कहना चाहता हूँ कि जब भी वो ये सामान जो ये काम करते हैं, देखिए उसका कारण है, 2 कारण है। पहला कारण ये है कि उनके माता पिता ने बता दिया कि आप अगर ये काम करेंगे तो इससे आपका जीवन यापन होगा, या हम इसी काम को जानते और सीखते हैं। दूसरा कारण ये है कि उन्हें इसके बदले में जो कुछ भी हासिल होता है, चाहे माता पिता का प्रोत्साहन हो, चाहे पैसा हो, या जो भी कुछ, वो दोनों ही चीजें हम उनको बता सकते हैं। एक छोटी सी उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर अपन ने मान लीजिए उनको किसी गोली बिस्किट की दुकान पे बिठाया, अपन अगर चाहेंगे कि वो सीधे पढ़ने चले जाए तो संभव नहीं है, पर 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए वो ऐसा काम जो ये कर रहे हैं, उस काम से मिलता जुलता कोई छोटा सा काम जिसके अंदर वो लेन देन करे, बातचीत करे, 2 पैसा उनको मिले, दोनों चीजें करनी होंगी। और जब वो करेगा तो आप ये मान के चलिए उसमें जोड़ भी सीखेगा, घटा भी सीखेगा, लोगों से बात करने का व्यवहारिक पक्ष भी सीखेगा, और आखिरी में वो सवाल करेगा कि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, उसके माता पिता भी बार बार उसको छुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो माता पिता इतने गरीब हैं, वो चाहते हैं कि 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, कुछ भी ये बच्चा अपना जीवन यापन के लायक करे और परिवार को मदद करे, और हम उसकी वो मदद जो है उसका खुलवाते हैं, तो माता पिता वापस ले जाके उसको वहां बिठा देते हैं। मैं जानता हूं कि बाल श्रम कानून के अंतर्गत छोटे बच्चों से इस तरह का काम कराना संभव नहीं है, लेकिन आप उनको इतना छोटा कोई ऐसी चीज दे सकते हैं
जिसमें वो बच्चा उसको कोई सामान रख सकता है, खिलौने का छोटा सा अपन ने 5, 10, 25 खिलौने दे दी, या अपन ने उसको गोली बिस्किट का जैसी कोई चीज दे दी, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंतर्गत वो दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन आगे बढ़ा सके। अपन उसको और ज्यादा शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तुरंत उसको अपन उसका जीवन यापन, जीवन का जो उसका परिदृश्य वो बदल नहीं पाएंगे, लेकिन अपन ये कर सकते हैं कि जो गतिविधि वो कर रहा है उसका स्वरूप बदल दे, और वो स्वरूप थोड़ा सा सम्मानजनक हो सकता है। और इसके साथ में चूंकि हमारे जैसे लोग उससे जुड़े हैं, तो उस स्वरूप से जो चीजें सीखनी चाहिए, जैसे मैंने बताया ना, जोड़ना, घटाना, लोगों से बात करना, वो इन लोगों से मिलेगा जो बेहतर लोग हैं। एक छोटा सा वेइंग मशीन रख के भी बच्चे बैठते हैं, जिसके ऊपर लोग आते हैं, अपना वजन करते हैं, आगे जाते हैं, तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है, वो लोगों से मिलता है, और वो श्रम इतना बड़ा श्रम भी नहीं है जिसको लेकर वो उससे कोई परेशानी हो। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इन बच्चों का अगर अपन को भविष्य बदलना है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी से मिलती जुलती कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर उनका श्रम भी कम लगे और वो कुछ सीखे, उसमें उनको आगे भेजे। जी, डॉक्टर श्रुति खरे, श्रुति दीदी अपनी बात। थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर मुझे विशेषज्ञ सर से एक क्वेश्चन पूछना है सर। अनुमोदन व अनुकरण भी अपराध को बढ़ाता है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? और एक क्वेश्चन और है सर आपके लिए, नैतिक मूल्य को बढ़ाने के लिए क्या एमपी में बच्चों के लिए कहानी या किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जा रहा है? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। मैं दूसरा पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उसको थोड़ा सा पहले बात करता हूँ। नैतिक शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, इसके लिए शिक्षा विभाग ने भी अब नए तरीके से बहुत से प्रयास आरंभ किए हैं, और बहुत सारे ऐसे संगठन जैसा मैंने बताया जो गैर औपचारिक शिक्षा में काम कर रहे हैं। आपने अभी YouTube चैनल्स पे भी और तमाम बच्चों के चैनल्स पे भी अब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी राइम्स देखी होंगी, जैसे अभी वो बच्चा अभी बोल के गया तितली के बारे में, ये वो शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को पर्यावरण के करीब ला रहे हैं या ऐसे नैतिक मूल्यों के करीब ला रहे हैं जिसमें वो बच्चा उससे कुछ सीखे। तो ये कार्यक्रम जो गैर औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम हैं, ये सभी लोग मिलकर उसको उठा रहे हैं, और जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं या जितने भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्यक्रम अभी चलाए गए हैं, वो बहुत छोटे उसके हैं, मतलब बहुत लंबा उसका कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं है। छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं, और ऐसी कहानियां हैं जो बच्चों के आसपास उनके शहरों से उठाई गई है। मतलब उनको अकबर या सिकंदर जैसे लोग ना बता के उनको बताया गया है कि टंटिया भील कौन थे या और अवंतीबाई लोधी कौन थी, इस तरह की चीजें, और आज के जो हीरोज हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो नैतिक शिक्षा से बच्चा अपने आप को दूर इसलिए पाता है कि हम उसमें जिन कहानियों का सृजन करते हैं वो कहानियां बड़ी पुरानी होती है और उसको वो अपने से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो ये सारे परिवर्तन जो है वो अभी किए जा रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं इसमें लगी हैं, और वो आपको बहुत सहज उपलब्ध हो जाएगा। वेबिनार के अलावा भी अगर आप संगत यहाँ पर मालूम करना चाहें तो ऐसी सामग्री कहाँ कहाँ मिल सकती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जी, श्यामल राव जी, भाई साहब आपने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। श्यामल राव जी। जी, मेरा ये कहना ये था कि अभी जो बच्चे जो है बार बार जो अपराध की श्रेणी में चले जाते हैं, चाहे सीसीआई से हो चाहे वो सुधार गृह से हो, इस विषय को लेके सबसे बड़ी हमारी कमी ये देखी जाती है कि हमें ही मतलब जो इंडिविजुअल केयर प्लान जो बनता है, चाहे सीसीआई के बच्चों का बनता है चाहे संरक्षण का प्लान बनता है, उसको फॉलोअप के लिए एक प्रारूप 7 होता है। प्रारूप 7 को फॉलोअप करता है प्रोविजनरी ऑफिसर, और यदि अगर प्रोविजनरी ऑफिसर यदि निरंतर तो प्रारूप 7 को एक रूप में यदि फॉलोअप करता है तो निश्चित रूप से वो जो प्रॉपर रूप से जो केयर प्लान बनता है वो इसको इम्प्लीमेंट करने में सहायक होता है, और ताकि वो गलत रास्ते में ना जाए। और प्रोविजनरी ऑफिसर ना जाने की वजह से वो फॉलोअप नहीं हो पाता है, और फॉलोअप के अभाव में वो बच्चा फिर गलत रास्ते में चले जाता है। तो इस विषय को लेकर भी हमें ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जी, और किसी ने कुछ बात कहनी है? 1-2 मिनट है, हम प्रश्न ले सकते हैं एक तो और। जी, ममता जी अपनी बात रखें। ममता दीदी जी।
डॉक्टर मेरा ये कहना था कि अपन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं और बच्चों के लिए कर रहे हैं, अगर उनके साथ साथ हफ्ते में चाहे एक ही बार हो, अगर उनके माता पिता के साथ भी हम बैठें या उनको भी काउंसलिंग दे, तो विशेष तौर पे जो घरों में काम करने वाली माताओं के बच्चे हैं तो हम ज्यादा प्लस में जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, हमने एक प्रयोग किया कैथल में, जो बच्चे ये रैग पिकर हैं, जो ये कागज उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, ये बच्चे आते हैं शहर की सराउंडिंग के स्लम से। तो विधिक सेवा के पास ऐसे कुछ समस्या आई थी, तो हमने उसमें कुछ एनजीओज को इकट्ठा किया, बुलाया, और हमने उसमें एक्सपेरिमेंट करके ये किया कि अब एक एनजीओ ने जिम्मेवारी ली, वो शाम को 6 बजे जाते हैं। उन्होंने 2 जो उनमें से मेंबर टीचर थे उनको उसमें डेप्यूट किया, वो स्लम में ले जाकर उन बच्चों की क्लास लेते हैं डेली। तो क्या है कि बच्चे अपना जो काम करते हैं वो नहीं हटेंगे उससे, लेकिन अगर उनको नैतिक शिक्षा दी जाए डेली, उनको पढ़ाई के रास्ते पे डाला जाए, तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं उस ध्यान से हटेंगे। और ये प्रयोग हमारा काफी सफल रहा है कैथल में, और डिप्टी कमिश्नर ने भी इसका संज्ञान लिया और बूस्ट किया है। जी भाई साहब, मनीषा कृष्णानी कोई बालक है, उनके साथ कुछ कहना चाह रहा है। जी मनीषा, आप बोलो, अपनी बात करो बेटा। मनीषा कृष्णानी, कोई छोटा बालक है? हाँ बेटा बोलो, अपनी बात रखो। हलवा पूरी खाओ ना, कुछ भी बैठो कविता सुनाना चाह रहा है। कविता सुना रहा है बच्चा, सुनाओ बेटा। बड़े सोने लाते कहाँ चले, मेरे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी बोली चटर पटर। थैंक यू। मधु दीदी, आपने कुछ बात कहना है? एक प्रश्न और हम ले सकते हैं। हाँ जी सर, मेरा कहना था सर कि ज्यादातर ये देखने में आ रहा है कि जहाँ पर पारिवारिक वातावरण खराब रहता है, जहाँ माता पिता ज्यादातर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ऐसे घरों के बच्चे भागते हैं। तो उसके लिए अपन क्या कहें कि परिवार, हेलो सुनाई दे रहा है सर? जी सर, अपनी बात। जी सुनाई दिया आपकी, क्या? जी रखे अपनी बात। मेरा कहना है सर कि ज्यादातर बच्चे ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उससे तंग आके बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे में अपन को क्या करना चाहिए कि बच्चे घर के वातावरण का ठीक रहे और वे घर में ही सामंजस्य बना के रह सके? लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए, और क्या करना है। नहीं जी सर, अपनी बात। तो उनको कैसे समझाया जाए सर माँ बाप को कि वो बच्चों के साथ अच्छे से पेश आए? मैंने अपने उद्बोधन में ये बात आप लोग के सामने रखी थी कि एकल परिवार, संयुक्त परिवार और मिश्रित परिवारों की समस्याएं अलग अलग हैं, और बहुत हद तक ये समस्या है इसीलिए कि परिवार अब एकल हो गए और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूँ, आप लोग सभी लोग बच्चों के साथ बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, तो आपने ये महसूस किया होगा कि बच्चे बहुत जल्दी चीजों को सीख लेते हैं, माता पिता नहीं सीखते। मेरा आपसे निवेदन है कि माता पिता से आप निवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिखा नहीं सकते, और उस पर अपना समय खराब ना करें। मेरा भी अपने इतने सालों का, इतने वर्षों का जो मेरा अनुभव है, वो ये कहता है कि हम उस बच्चे को समझा सकते हैं कि आप जो भी कुछ करना, अपने माता पिता जैसे मत बनना, जो ऐसे माता पिता है उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, अपन उनके साथ एक नया आयाम जोड़े, एक निरंतरता बनाए। वो जब भी आप परेशान होगा तो अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है। आपने कहा ना, वो घर से भाग जाता है, भाग के जाते कहाँ है? वो किसी एक ऐसे जगह की तलाश में रहते हैं जहां पर उनको स्थायित्व मिले, और वो चीज जो वो खोज रहे हैं वो उनको मिले, वो सानिध्य मिले, वो स्नेह मिले, वो प्रेम मिले। लेकिन अगर वो उनको नहीं मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा गलत दिशा में जाते हैं। तो एक प्रयास बच्चा निरंतर करता है कि मुझे जो चीज घर में नहीं मिली वो बाहर मिले। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर हम में से किसी को भी ऐसा बच्चा मिलता है जिसकी पारिवारिक परिस्थिति डिस्टर्ब है, माता पिता में या तो तलाक हो गया या झगड़ा होता है,
तो अपन प्रयास करें उस बच्चे के साथ निरंतरता बनाए रखें और समय भले ही कम दे, लेकिन हम उसको ये विश्वास दिलाएं कि जब भी उसे जरूरत होगी हम उसके साथ में खड़े होंगे। आप विश्वास कीजिए वो बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेगा और धीरे धीरे परेशानियों से वो बाहर आ सकेगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद परेश सर। तो हम आज का अपना वेबिनार यही समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह के एक नए प्रयोग के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। सभी को नमस्ते। सतना से जुड़ेंगे अगले सप्ताह हम सब लोग जी। नमस्ते सर। भाई साहब उसके बाद रीवा से। सभी साथियों को नमस्कार। सभी को नमस्ते। त्रिपुरा से डॉक्टर आगरवंडी जी को